हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे होम साइंस का जो चैप्टर है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। जैसा कि सभी को पता है, वित्त का मतलब क्या होता है? धन। ठीक है। और जब उसके साथ प्रबंधन जुड़ा हुआ है तो मतलब वित्त का यानी धन का प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन क्या है? यहाँ पर किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए धन का कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन का परिवार के लिए वित्तीय प्रबंधन का अर्थ है अपने धन का उचित प्रयोग करना, बचत भी करना, उसके साथ साथ निवेश भी करना वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। परिवार की सभी प्रकार की आय का योजनाबद्ध तथा समुचित मूल्यांकन के उपरांत किया गया उपयोग ही वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एक परिवार को उपलब्ध विभिन्न आय संबंधी साधनों के उचित उपयोग द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। जितनी भी टोटल इनकम है, ठीक है, उसका यूज करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, अधिक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करना ही वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। वित्तीय नियोजन क्या होता है? जो भी हमारा धन है उसका विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वित्तीय नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया वित्तीय नियोजन कहलाती है। ठीक है। जो भी हमारे पास धन है, जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं और जब उस प्लानिंग को हम फॉलो करते हैं तो वो कहलाती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो धन नियोजन है वित्तीय प्रबंधन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। जब हम धन का प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें प्लानिंग आती है। वित्तीय प्रबंधन के नियोजन चरण में बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब हम नियोजन चरण की बात करेंगे, प्रबंधन की बात करेंगे, तो वहाँ पर बजट भी यूज़ होगा, बजट शब्द का भी यूज़ किया जाएगा। कोई परिवार बजट तभी बनाता है जब उसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पारिवारिक आय का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए वर्तमान में, और उसके साथ साथ जो भविष्य के जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी भी पूर्ति हो जाए। एक अच्छे बजट का निर्धारण तथा उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में परिवारों के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है। एक बजट के द्वारा क्या है, हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं। प्रबंधन क्या होता है? जो भी हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं उसका कुशल तथा प्रभावी प्रयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है प्रबंधन कहलाती है। ठीक है। हमने धन प्रबंधन पढ़ा था। प्रबंधन क्या होता है? जो भी हमारे पास संसाधन अवेलेबल है, चाहे वो धन ही क्यों ना हो, उसका कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन करते हुए, प्रभावी प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्त करना प्रबंधन कहलाता है। लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह भी प्रबंधन कहलाती है। तो हमने बहुत सारे प्रबंधन जो भी हम ऐसे संसाधन होते हैं, हमें सभी संसाधनों को क्या है, प्रभावी प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है। वो कोई सा भी संसाधन हो। हमने फर्स्ट टर्म में बहुत सारे संसाधन पढ़े थे, मानवीय संसाधन पढ़े, भौतिक संसाधन पढ़े, सामुदायिक संसाधन पढ़े। तो जितने भी संसाधन हैं उनका प्रभावी प्रयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना क्या कहलाएगा? प्रबंधन कहलाता है। और जब इसमें वित्त जुड़ जाएगा तो वो कहलाएगा वित्तीय प्रबंधन। जहाँ सिर्फ हम क्या है, वित्त के बारे में, धन के बारे में बात करेंगे तो वो कहलाएगा वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय नियोजन के क्या क्या लाभ हैं? वित्तीय नियोजन द्वारा हम क्या करते हैं? फर्स्ट जो है वह है गैर जरूरी वस्तुओं एवं सेवाओं पर हम धन खर्च करने से बच जाते हैं। जब हम पहली प्लानिंग करके चलेंगे तो उसमें हमें पता चल जाता है कौन सी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है और कौन सी हमारे लिए किस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या है, गैर ज़रूरी जो वस्तु है उन पर धन खर्च करने से बच जाते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? सेविंग कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। ठीक है। हमें कितना खर्च करना है और कितना बचा के रखना है, तो यहाँ पर क्या हम सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है। जब हम सेविंग करके रखेंगे, बचत करके रखेंगे, तो हमें क्या है, किसी से उधार ऋण लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह क्या है, प्लानिंग करके क्या है, हम बजट के थ्रू अच्छे से वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक आय क्या होती है।
एक परिवार को निश्चित समय अवधि के दौरान, ठीक है, एक निश्चित समय अवधि है, वो हफ्ता भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, निश्चित होता है, ठीक है, विभिन्न स्रोतों एवं साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा, सेवाओं तथा सुविधाओं को पारिवारिक आय कहते हैं। ठीक है, जो भी स्रोत है, जो भी साधन है, जहाँ से क्या हमारे पैसे आते हैं, उसमें उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है, महीना होता है या 15 दिन होते हैं या डेली का है। तो जो भी सेवाएं, जो भी मुद्रा या सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, वो हमारी पारिवारिक आय कहलाती है। परिवार के सदस्य अपने ज्ञान और कौशल से जो धन, सेवा या सुविधाएं कमाती हैं, वही क्या कहलाती है, पारिवारिक आय कहलाती है। ये दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है और वार्षिक भी हो सकती है। तो पारिवारिक आय निम्न रूपों में हो सकती है। ब्याज के रूप में हो सकती है, हमने किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं जिस पर क्या है, वो हमें ब्याज दे रहा है। मजदूरी, ठीक है, डेली बेसिस पे जो हम मजदूरी करते हैं, जो व्यक्ति मजदूरी करता है, या 15 दिन में, मतलब उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है। रॉयल्टी, हमारे पास जो ज़मीन है, जिसके क्या है, हम क्या है, जिसके स्वामित्व है, जिसका जो हमारे पास घर है, ज़मीन है, वो भी हमारी क्या है, एक तरह से आय होती है। पेंशन जो आ रही है, उसके साथ जो उपहार मिल रहे हैं, ठीक है, लगान जो आ रहा है, और लाभ, हमें किसी चीज़ पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वो हमारी पारिवारिक आय के स्रोत होते हैं। इसके साथ साथ जो हम किराए पे जो घर दे देते हैं, जो मकान किराए पे दे रहे हैं, जो किराया आता है, वो भी हमारा क्या है, पारिवारिक आय में ही आता है। ठीक है, कारोबार से जो हमें लाभ हो रहा है, वो भी पारिवारिक आय के अंतर्गत ही आता है। कोई हमारी आर्थिक सहायता कर रहा है, वो भी एक तरह से पारिवारिक आय के अंदर ही आती है। अब हम यहाँ देखेंगे पारिवारिक आय के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए हैं पारिवारिक आय के। कितनी तरह की होती है पारिवारिक आय? 3 तरह की होती है। फर्स्ट है इसमें मौद्रिक आय, जो भी एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करने के बाद जो भी हमें नगद पैसा मिलता है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, मौद्रिक आय कहलाती है। मौद्रिक आय जो है रुपयों तथा पैसों के रूप में होती है। ठीक है, ये किसी परिवार को मौद्रिक आय मजदूरी, बोनस, वेतन, किराया, कमीशन, लाभांश, ब्याज, सेवानिवृत्ति आय, जिसे हम कहते हैं पेंशन आदि के रूप में नगद धन के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जो भी हम जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके बदले जो हमें पैसा मिल रहा है, जो धन मिल रहा है, वो हमारी कहलाती है मौद्रिक आय। वो कोई भी किराया भी हो सकता है। अभी मैंने बताया, जब हमने किसी को अपना मकान का किराए पर दिया हुआ है, वो जो हमें पैसे दे रहा है, वो भी हमारी मौद्रिक आय के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, धन के रूप में, पैसों के रूप में जो भी आय हमारे पास आ रही है, वो हमारी मौद्रिक आय कहलाएगी। वास्तविक आय कौन सी होती है? वास्तविक आय उस आय का मतलब उस आय से है जो धन के अतिरिक्त किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्राप्त हो। ठीक है, सिर्फ यहाँ क्या है, पैसों को अलग रख दिया गया है। उसके बाद जो हमें सुविधा, सेवा या कोई भी वस्तु प्राप्त हो रही है, कोई उपहार प्राप्त हो रहा है, उसके साथ हमने जॉब कर रहे हैं, उसके साथ हमें गाड़ी मिली हुई है या फ्लैट मिला हुआ है, या और भी सुविधाएं हो सकती हैं, मेडिकल कार्ड फ्री बना हुआ है, तो ये जो सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, ये क्या कहलाती है? वास्तविक आय कहलाती हैं। धन के अतिरिक्त जो भी सुविधा प्राप्त होगी, वो क्या कहलाएगी? वास्तविक आय। यहाँ पर क्या है, वास्तविक आय को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष आय, बिना धन के का प्रयोग करके जो भी हमें आय प्राप्त होगी, वो कहलाएगी प्रत्यक्ष आय। ठीक है, बिना धन को खर्च किए जो भी हमें सेवा और सुविधा प्राप्त होंगी, वो कहलाएंगी प्रत्यक्ष वास्तविक आय। जैसे हम क्या करते हैं, घर पर ही खुद अपने कपड़े सिल लेते हैं या अपने बच्चों को अपने आप पढ़ा लेते हैं। सब्जियां, हमने क्या, सब्जियों का एक गार्डन बनाया हुआ है। अगर हमारे घर में कोई सामान ख़राब हो जाता है, तो उसकी हम क्या, खुद ही मरम्मत कर लेते हैं। उसके लिए क्या है, हम धन नहीं खर्च करना पड़ता। अगर हम जॉब जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, हम अपना टिफ़िन अपने साथ ले जाते हैं, उसके लिए क्या है, हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, तो वो कौन सी आय कहलाती है? प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। अप्रत्यक्ष वास्तविक आय जब क्या है, हम धन को खर्च करके,
ठीक है, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं किसके बदले में खरीद रहे हैं, पैसों के बदले में, तो वो क्या कहलाएंगी, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। वो तो कुछ भी वस्तु हो सकती है जो हम क्या है पैसा खर्च करके धन व्यय करने के बाद प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कोई काम कोई नौकर रखा हुआ है या कोई भी सामान खरीदा है जिसमें क्या है हमारा धन खर्च हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। लास्ट जो आय आती है वो है आत्मिक आय। ठीक है, फर्स्ट जो पारिवारिक आय का क्लासिफिकेशन था वो तो मौद्रिक आय जो पैसों के रूप में होती है। ठीक है, वो कोई मजदूरी हो सकती है, वेतन हो सकता है, बोनस हो सकता है, किराया हो सकता है, ब्याज हो सकता है, या कोई चेक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आया था उसमें वास्तविक आय। जो भी वास्तविक आय का तात्पर्य उस आय से है जो धन के अतिरिक्त जो भी हमें सेवा सुविधा या वस्तु प्राप्त हो रही है परिवार को, वह क्या कहलाएगी, वास्तविक आय कहलाती है। ये दो तरह की होती है, जो हम बिना धन खर्च किए जो भी हमें सेवा सुविधा प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो कहलाएगी प्रत्यक्ष आय। या सेकंड कहलाएगी अप्रत्यक्ष आय। कौन सी होगी, जब हम क्या है पैसा खर्च करके जो सेवा सुविधा प्राप्त करते हैं या वस्तु प्राप्त करते हैं, वो अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। तो अप्रत्यक्ष वास्तविक आय में आप देखेंगे दो मेथड यूज़ होते हैं। एक है फ्रिंज बेनिफिट। जैसे हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें वहीं से क्या मिला हुआ है, यूनिफॉर्म मिली हुई है, मेडिकल सुविधा मिली हुई है, घर कोई रूम मिला हुआ है, तो वो कहलाएगी हमारी फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, इसके साथ साथ बार्टर सिस्टम होता है जिसमें क्या है हम एक सामान के बदले में दूसरा सामान व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक परिवार क्या है सब्जियां उगाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सब्जियां दूसरे व्यक्ति को देगा और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो उसके बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ा देता है या कोई और काम उसका काम कर देता है, तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। और जो हम धन खर्च करके जो सुविधाएं या सेवाएं या वस्तु वो तो है ही सिस्टम। ठीक है, पैसों के द्वारा तो हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। बाकी ये दो सिस्टम हो रहा है, फ्रिंज बेनिफिट और बार्टर सिस्टम। लास्ट जो आय आएगी आत्मिक आय। ठीक है, मानसिक आय का तात्पर्य उस खुशी एवं या आत्मिक आय का तात्पर्य उस खुशी एवं संतुष्टि के भाव से है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, हमने कोई भी काम करा उसके बाद हमें जो खुशी या संतुष्टि प्राप्त हुई, जो सुकून मिलता है, वही हमारी क्या कहलाती है, आत्मिक आय कहलाती है। ठीक है, हमने कपड़े खरीद कर लेकर आए हैं, कोई नया सामान खरीदा है या अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ खरीदी है, उसको खरीद कर फिर उसका उपभोग करके हमें जो संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाती है, आत्मिक आय कहलाती है। जैसे हम सामान कुछ खरीदने जाते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलता है तो कितनी खुशी होती है, एक के साथ एक फ्री आता है तो कितनी खुशी होती है। तो जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसके बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, आत्मिक आय कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धन या मुद्रा का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। तो धन जो है विनिमय कहते हैं आदान प्रदान, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना। ठीक है, धन विनिमय का माध्यम है जो कि बैंक नोट तथा सिक्कों के रूप में होता है। तो ये क्या है, आदान प्रदान विनिमय एक क्या है, धन विनिमय का एक माध्यम है जो कि बैंक नोट तथा सिक्कों के रूप में होता है। यानी हम एक हाथ से धन देते हैं और सामान खरीदते हैं। तो धन या मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान में या अन्य व्यावसायिक दायित्वों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, जो भी हमने वस्तु खरीदी या कोई भी सेवा प्राप्त की उसके बदले क्या है जो हम पैसा देते हैं तो वो क्या है, वो स्वीकार्य होता है। इसके कौन कौन से काम ये धन के कौन कौन से कार्य हैं, तो दो प्रमुख काम होते हैं धन के। फर्स्ट है यहाँ पर यह विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है। ठीक है, हम पैसा देते हैं और सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, धन क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है, मूल्य का माप होता है। नेक्स्ट जो दो प्रमुख काम होते हैं, एक तो ये विनिमय के रूप में करता है, दूसरा मूल्य का माप होता है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ की कीमत उसके मूल्य के द्वारा लगा सकते हैं। कौन सी चीज़ कितनी महंगी है कितनी सस्ती है, ये हम क्या है सिर्फ मूल्य के द्वारा जो भी उसका रेट है
तो उसके द्वारा हम लगा सकते हैं कौन सी चीज़ महंगी है और कौन सी जो सामान्यतः वस्तुओं के बदले में स्वीकार्य होती है तथा जिसके संदर्भ में अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो धन का जो महत्व है, फर्स्ट क्या है, अगर हमारे पास धन है तो हम क्या है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती। ठीक है, अगर धन है तो क्या व्यक्ति में एक आत्मविश्वास बना रहता है और उसकी भावनाएं भी उच्च होती हैं। वो अच्छा सोचता है, अच्छा करने की सोचता है। जो भी अचानक से उसके साथ कंडीशन आ जाती हैं, उसकी अचानक से जो आवश्यकताएं आ जाती हैं, वो क्या है, भली प्रकार पूरी कर लेता है, अच्छे से पूरी कर लेता है। सदस्यों की शिक्षा, मनोरंजन, अन्य सुविधा भी आसानी से जुटा लेता है। घर में उचित व्यवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करता है। उत्तम खान पान, रहन सहन एवं जीवन स्तर प्रदान करता है। हाई स्टैंडर्ड होता है, अच्छा खाते हैं लोग जिनके पास पैसा होता है, रहन सहन भी उनका अच्छा होता है। और उसकी जो बाकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो जाती हैं।